Before this class, we have already discussed about the concept of genetics. Genetics is the study of transmission of heredity characters. That is, the characters which can be transferred from one generation to another. ठीक है, इसके साथ साथ हमने मेंडल के बारे में भी कुछ चीज जानी थी. ठीक है, और why did he selected pea plant, what are the characters on which Mendel carried out his experiment, ये सब बातें हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था. आज की क्लास में हम लोग जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल टर्म्स की बात करने वाले हैं, जैसे जीन हो गया, फिनोटाइप, जीनोटाइप. ठीक है, ये सब चीज इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जेनेटिक्स में किसी भी चीज को बताने के लिए एक पार्टिकुलर टर्म दिया गया है. ठीक है, जैसे कोई भी इंडिविजुअल की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको जेनेटिक्स में फिनोटाइप कहते हैं, जबकि उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं. तो इसलिए जो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इसको जानने से पहले हमें उन सारे टर्म्स को जानना जरूरी है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है. ठीक है, अच्छा, तो जेनेटिक्स की जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम से शुरू होती है. ठीक है, अब हम पहले से जान रहे हैं, ये देखिए क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इससे हम लोग फैमिलियर हैं क्योंकि सेल साइकिल और सेल डिवीजन ये चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है. उसमें हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे. ठीक है, ये आपका एक टिपिकल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जो कि प्रोफेज स्टेज में दिखाई देता है, क्योंकि प्रोफेज में क्या हो जाता है, जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं और रॉड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्रोमोसोम दिखाई देने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम एट प्रोफेज स्टेज. ठीक है, और अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग हो जाती है जो मेटाफेज में आपको क्लियरली विजिबल होते हैं क्रोमोसोम, अगर उनको हम लोग देखें तो उसमें आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं. ठीक है, ये आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. ठीक है, ये सब बातें बेसिक चीजें हमने कर लिया था. अब हम बात करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है इसकी केमिकल कंपोजिशन में दो कंपोनेंट है. एक है आपका हिस्टोन प्रोटीन जो कि 60% होते हैं और दूसरा डीएनए है जो कि 40% होता है. यानी क्रोमोसोम का 40% क्या है, डीएनए, और यही डीएनए आपका क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है. ठीक है, यानी डीएनए ही वो सबस्टेंस है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, अच्छा, यहां जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये डीएनए का एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे में लिपटे हुए हैं. ठीक है, स्पाइरली कॉइल्ड है. ठीक है, ये डीएनए जो है तीन चीजों से मिलकर बना होता है. कौन कौन से तीन चीज, तो सीक्वेंस में मैं लिखूंगा. पहला है डीऑक्सी राइबोज शुगर, और दूसरा है नाइट्रोजिनस बेस. ठीक है, ये दो चीज एक दूसरे से जब बॉन्ड बना करके जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है इनके बीच में, तो मिल जाता है न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, टर्म्स को ध्यान से समझना है. देखिए, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस विल गिव न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, या हम कहें जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो जाता है बॉन्ड बना करके, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनेगा तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अब यहां ध्यान देना, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, TID. ठीक है,
और इस न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक जैसे मॉलिक्यूल जब बार बार जुड़ते हैं तो उस फिनोमेना को पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट, यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड बना है, सपोज कर लीजिए मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं। अब यही न्यूक्लियोटाइड बार बार जब जुड़ेगा इस तरह से, तो ये जो चेन बनेगा, इस चेन को हम लोग कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। पॉली मीन्स मेनी, न्यूक्लियोटाइड, तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो बनता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और यही है आपका डीएनए स्ट्रैंड। यानी डीएनए में कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगे? 2, क्योंकि ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और दूसरा वाला भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो डीएनए के बारे में हमें समझना है, क्या समझना है कि डीएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। क्यों रिप्रेजेंट किया है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस डीएनए में पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियोटाइड भी जो बनेंगे वो अलग अलग तरह के होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। तो मैं यहाँ कलर रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे एक मैंने यहाँ येलो कर दिया है, ठीक है, एक मैं यहाँ पर रेड कर दे रहा हूं, फिर मैं मान लीजिए येलो कर दे रहा हूं, फिर मैं यहाँ पर ब्लू कर दे रहा हूं। इस तरह से हमको मिलेगा कुछ चेन, ठीक है। यानी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा उसमें जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहां पर नाइट्रोजनस बेस ए था, यहां पर जी था यानी ग्वानिन, फिर ये येलो है तो ए हो गया, ये ब्लू है मैंने इसको मान लिया थाइमिन टी, ठीक है, और ये फिर जी हो गया। इस तरह से हमको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे हमको, ठीक है। अब देखिए हर ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए कहा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब किया जाएगा तो इंडिविजुअल की पहचान हो जाती है। अब ये सुनते भी होंगे कि कोई क्राइम का इन्वेस्टिगेशन जब किया जाता है तो डीएनए सैंपल लिया जाता है, जो कल्प्रिट है उसके बाल मिल गए कहीं छोटा सा, ठीक है, या छोटा सा उसका कोई भी स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाएगा, उससे उस इंडिविजुअल को पहचाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान का डीएनए अलग अलग है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए एक दूसरे से मैच नहीं करता है। क्यों नहीं मैच करता है? क्योंकि ये जो सीक्वेंस होगा वो एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। वही 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस है लेकिन सीक्वेंस तो अलग अलग हो सकता है। किसी दूसरे आदमी का डीएनए कुछ ऐसा हो सकता है कि उसमें पहला जो हो वो जी हो, फिर उसके बाद से ए मिले, फिर ए मिले, फिर आपको जी मिले, फिर आपको टी 2 बार मिल जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। अब आप देखिए वही चीज है लेकिन सीक्वेंस यहाँ पर अलग अलग दिख रहा है। ये ए हो गया, ये आपका जी हो गया, ये भी जी हो गया, ये आपका टी हो गया। तो इस तरह से अलग अलग डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अलग अलग होता है। पहली बात ये है, इसलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हर इंडिविजुअल्स के अलग अलग हैं, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है इसमें 3 को हम लोग कहते हैं कोडॉन। जैसे ये एक कोडॉन हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, ठीक है, एक मॉडल के फॉर्म में आपको समझने में आसानी हो इसलिए। तो सीक्वेंस ऑफ कोडॉन को हम यहां डिफाइन कर दे रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स that code a specific protein is called codon.
ठीक है। अब ये जो कोडॉन हुआ यही आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, कि कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वही हो गया आपका जेनेटिक मैसेज, ठीक है। यानी जो सीक्वेंस है, जैसे ये एक डीएनए मैंने बनाया है, ये बनाया मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो यहाँ कुछ और सीक्वेंस है, यहाँ कुछ और सीक्वेंस है, तो जाहिर सी बात है कि इनके कोडॉन भी अलग अलग है, ठीक है। तीन तीन को अगर हम लोग इस तरह से बनाते चले तो तीन तीन ठो ऐसे बनाते चलेंगे तो बहुत सारे आपको पेयर मिल जाएंगे, तो उसमें से सारे जितने पेयर्स आपको मिले सबको कोडॉन नहीं कहेंगे। इसमें आगे डिफिनीशन में देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा हुआ है, दैट कोड ए स्पेसिफिक प्रोटीन, मतलब कि सीक्वेंस में तीन तीन का आप ऐसे पेयर बनाते चल रहे हैं, ठीक है। तो पेयर बनाते चल रहे हैं तो उसमें से जो पेयर एक पार्टिकुलर प्रोटीन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंग आरएनए फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा होगा राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि वहां पर प्रोटीन बनता है। दूसरा आरएनए का फंक्शन हम लोग क्या पढ़े हैं, आरएनए का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और डीएनए का काम क्या है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, तो जब हमको डीएनए मिलता है पेरेंट्स का तो वो डीएनए का पूरा पैटर्न का स्टडी करता है आरएनए कि उसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फिर एमिनो एसिड्स को वो जोड़ जोड़ करके प्रोटीन बनाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल ये कोडॉन है और इसमें मैसेज छिपा है, एक सपोज करने के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि मान लीजिए कि यहां पर एक कोडॉन है, तो ये एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि कई सारे कोडॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे ये GCA, ये जो कोडॉन होता है ये एलानीन इस एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर हमारे डीएनए में ये सीक्वेंस मिला ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, तो ये सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कि एमिनो एसिड कौन सा होगा, एलानीन होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक चीज आपको समझ में आ गया, कोडॉन। अब कोडॉन से कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, तो ऐसे ऐसे कोडॉन होंगे, ठीक है। अब जितने कोडॉन इस तरह से बन रहे हैं सब के सब हमारे कोडॉन नहीं कहलाएंगे, सब जितने पेयर बन रहे हैं सब के सब कोडॉन नहीं कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि वो पेयर, वो सीक्वेंस जो कि एक प्रोटीन को कोड करेगा, यानी जिसमें प्रोटीन का मैसेज छिपा हुआ है, वही आपका कोडॉन होता है। अगर मान लीजिए इससे कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो ये कोडॉन नहीं कहलाएगा, तब ये पार्ट कहलाएगा जंक, ठीक है, जंक डीएनए। और ये जो हमारा होगा कोडॉन कहलाएगा, और यही जो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं वही कहलाते हैं जीन, ठीक है ना। अभी हम उस पर बात कर रहे हैं कैसे बनेगा जीन, ठीक है ना। तो ये आपका कोडॉन हो गया। इसी तरह से फुल सेट ऑफ कोडॉन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। जैसे मेरे पूरे बॉडी के जितने भी कोडॉन्स हैं उनका पूरा कंप्लीट सेट जो होगा उसको हम लोग कहेंगे जेनेटिक कोड। इसीलिए हर इंडिविजुअल का जेनेटिक कोड अलग अलग होगा, ठीक है, जो उसको एक विशेष पहचान दिलाता है कि कहीं भी कुछ भी होगा, एक छोटे से हेयर को ले लिया जाए उससे आपके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन बताई जा सकती है, ठीक। तो ये आपका कोडॉन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब कोडॉन से अलग अलग कोडॉन होगा, तो अलग अलग, मान लीजिए कि इस डीएनए में देखा गया तो इससे एमिनो एसिड मिला 1। अब यहाँ मैं थोड़ा सा जगह लूंगा, जैसे इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये एक कोडॉन है, एक एमिनो एसिड मिला ये 1, उसके बाद ये भी है, इसमें दूसरा एमिनो एसिड भी 1 है, तीसरा एमिनो एसिड 2 है, चौथा एमिनो एसिड 3 है, फिर पांचवा एमिनो एसिड फिर 3 है, फिर 2 है। इस तरह से एक दूसरे आदमी का डीएनए पैटर्न है उसमें देखा गया तो कुछ इस तरह से मिला 1 2 2 3 4। तो ये प्रोटीन अलग हो गया, ये प्रोटीन अलग हो गया, ठीक है। जैसे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अलग होने से डीएनए का जो मैसेज है वो अलग हो जाता है, उसी तरह से एमिनो एसिड का सीक्वेंस अलग होगा तो प्रोटीन बदल जाएगा, और प्रोटीन बदलेगा तो जो मेकअप है, हमारा जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी डीएनए है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस है,
वो न्यूक्लियोटाइड का 3-3 का सीक्वेंस जो एक पार्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है वो कहलाता है कोडॉन। अब हर इंडिविजुअल का कोडॉन अलग अलग होगा, तो अलग अलग एमिनो एसिड होंगे उसके अकॉर्डिंग, और अलग अलग एमिनो एसिड का सीक्वेंस होगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन भी अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस डीएनए के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होता है। यानी हमारे पेरेंट्स से जो हमको डीएनए मिला उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और तब जाकर के हमारा स्ट्रक्चरल मेकअप हमारे पेरेंट्स से मैच करता है। ठीक है, तो हमसे अगर शॉर्ट में पूछा जाए कि डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ है, कहाँ छिपा हुआ है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। ठीक है, अच्छा जीन। अब ये जो डीएनए दिखाया गया है इसको अगर हम एक सिंपल एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ऐसे एक लाइन मैंने बना दिया, ठीक है, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, अब इसमें कुछ पार्टिकुलर रीजन होंगे जो कोडिंग रीजन है, यानी जहां पर ऐसे कोडॉन हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल मैसेज उनमें छिपा हुआ है। ठीक है, कोडॉन है वहां पे, और बाकी जगह ऐसे सीक्वेंस है जो कि कोडॉन नहीं बना रहे हैं। जैसे कोडॉन मैंने बताई है कि कोडॉन इज द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड विच कोड ए पार्टिकुलर प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड 3-3 न्यूक्लियोटाइड का ऐसा सीक्वेंस जिसमें प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए मैसेज छिपा हुआ है। ठीक है, यानी आरएनए उसको रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाएगा, और जिसमें ऐसा मैसेज नहीं है उस सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, उस रीजन को हम लोग कह सकते हैं नॉन कोडिंग रीजन। तो ये दो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका एक कोडिंग रीजन हो गया। ठीक है, यानी जहां पर ये दोनों मैंने कोडिंग रीजन बनाया है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, नॉन कोडिंग रीजन है। ठीक है, इस कोडिंग रीजन को ही हम लोग कहते हैं जीन, और नॉन कोडिंग रीजन को जनरली कहते हैं जंक डीएनए। यानी पूरे के पूरे डीएनए में सारा सेगमेंट जीन नहीं होता है। ठीक है, जीन स्पेसिफिक सेगमेंट है डीएनए का जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या कहें किसी पार्टिकुलर हेरिडिटी कैरेक्टर के लिए मैसेज होता है। ठीक है ना, यानी विच हैज एबिलिटी टू कंट्रोल पार्टिकुलर हेरिडिटी कैरेक्टर। ठीक है, यानी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं जीन को, जीन इज दी, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी तक जो समझ रहे थे, लेकिन जीन का डिफिनीशन हम लोग को पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चौक जीन इट इज दी स्मॉलेस्ट segment of DNA that codes a specific protein। ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन ये बनाने वाला रीजन हो गया। ठीक है, एक और डिफिनीशन हम दे सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट segment of DNA that controls the expression of particular genetic character। ठीक है, ये दो डिफिनीशन मैंने जीन का दिया, दोनों डिफिनीशन एक ही है बेसिकली। क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स ए स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है, डीएनए का वो सबसे छोटा सेगमेंट जो कि पार्टिकुलर प्रोटीन को कोड कर रहा है, या हम कहें अब पार्टिकुलर प्रोटीन को कोड करेगा तो पार्टिकुलर कैरेक्टर को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकुलर जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीन का डिफिनीशन। ठीक है, अब जो जीन है हमारा ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स में पाए जाते हैं, यानी कोई भी जीन के
दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एलिल्स। ठीक है, तो एलिल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि एलिल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, एलिल्स। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, ये शॉर्ट में हम लोग एलिल्स को बता सकते हैं। अब जैसे इस क्रोमोसोम में मैंने यहां पर जीन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, एक मॉडल स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम में ये दिख रहा है आपको, ये जीन है, ठीक है, जीन्स, ये आपके जीन्स रिप्रेजेंट किए गए हैं रेड लाइन से। ठीक है, तो जीन्स का फंक्शनल और नॉन फंक्शनल होना डिसाइड करता है कि बॉडीली कैरेक्टर्स कैसे होंगे। ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए ट्रेट इज डिफाइंड, ट्रेट या कैरेक्टर भी कह सकते हैं, ट्रेट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ gene, that is whether it is functional or non-functional। ठीक है, अभी हमने देखा कि जीन डीएनए का ऐसा सेगमेंट होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने में कैपेबल है। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस करने में कैपेबल है मतलब कि वो एक हेरिडिटी कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। जीन इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स ए पार्टिकुलर हेरिडिटी कैरेक्टर। तो अब ये जीन अगर प्रेजेंट है तो फंक्शनल हो सकता है या नॉन फंक्शनल हो सकता है, यानी हमारा जीन जो है हो सकता है कि ये फंक्शनल हो, मतलब वो प्रोटीन का सिंथेसिस करने में कैपेबल है, या फिर नॉन फंक्शनल है, मतलब वो फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम ले लें कि ह्यूमन बॉडी में जो पिगमेंटेशन है, जो स्किन का कलर है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो प्रोटीन होता है वो टायरोसिनेज है। टायरोसिनेज ये एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है मेलानिन फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन। मेलानिन की वजह से ही हमारे स्किन में पिगमेंटेशन होता है। ठीक है, तो अगर ये फंक्शनल है, मान लीजिए कि ये पार्टिकुलर जीन है, यहां ये जो जीन है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ protein tyrosinase, and this protein guides the formation of melanin। ठीक है, मतलब ये जीन इस प्रोटीन को बनाता है और ये प्रोटीन कंट्रोल करता है मेलानिन के फॉर्मेशन को। ठीक है, तो अगर ये जीन हमारा फंक्शनल है तो उस केस में टायरोसिनेज बनेगा, मेलानिन भी बनेगा तब, और बॉडी जो होगा वो क्या होगा तब, बॉडी इज पिगमेंटेड। ठीक है, पिगमेंटेशन होगा चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। ठीक है, तो पिगमेंटेशन होगा। ठीक है, इंडिविजुअल के स्किन में पिगमेंटेशन होगा, वो कम हो या ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करिए कि ये जो जीन है वो नॉन फंक्शनल है, तो नॉन फंक्शनल होगा तो क्या होगा, टायरोसिनेज नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो मेलानिन भी नहीं बनेगा, मेलानिन नहीं बनेगा तो उस केस में नॉन फंक्शनल होने की वजह से जो इंडिविजुअल होगा उसमें एल्बिनिज्म हो जाएगा, कंप्लीट लॉस ऑफ पिगमेंटेशन। इसमें क्या हो गया, एल्बिनिज्म, और इसमें क्या है, पिगमेंटेशन। तो ये दो अलग अलग कैरेक्टर हो गया। ठीक है, क्योंकि इस जीन का फंक्शनल होने का मतलब है कि पिगमेंट होंगे स्किन में, तो पिगमेंटेशन हो गया, और फंक्शनल नहीं है तब मेलानिन नहीं बना और एल्बिनिज्म हो गया।
यानी इसमें कोई पिगमेंटेशन स्किन में नहीं है इस इंडिविजुअल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीन के फंक्शनल और नॉन फंक्शनल होने से दो अलग अलग कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा गया है कि एक कैरेक्टर इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जीन, दैट इज वेदर इट इज फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। ठीक है, अब एलील्स की बात मैं इस तरह से रख सकता हूं कि जीन्स का जो फॉर्म ज्यादा डोमिनेंट होता है, यानी जो वाइडली पाया जाता है, ठीक है, वो डोमिनेंट हो जाएगा, और जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है उसको हम लोग कह सकते हैं रिसेसिव। और दो डिफरेंट जो फॉर्म्स मिले हमको, ठीक है, उसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, एलील्स ऑफ जीन्स। यानी एलील्स आर the alternative forms of gene occupying the same position on chromosome but affecting the character actually in two different forms। ठीक है, ये हमारा एलील्स का डिफिनीशन हो गया। एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स ऑक्युपाइंग द सेम पोजीशन ऑन क्रोमोसोम बट अफेक्टिंग द कैरेक्टर इन टू डिफरेंट वे। जैसे यहां देखिए दो डिफरेंट वे में अफेक्ट कर रहा है, एक हो गया पिगमेंटेशन हो गया और दूसरे में एल्बिनिज्म हो गया। तो एक ही जीन है, पोजीशन उसी पोजीशन पर पाया जाएगा क्रोमोसोम के, लेकिन वो कैरेक्टर्स को दो तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से। एक यानी कि जीन जब फंक्शनल है तब तो पिगमेंटेशन हो जा रहा है, जीन जब फंक्शनल नहीं है तो पिगमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसी तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कलर ऑफ आई, आई मतलब हो गया आइरिस का कलर, ब्राउन हो सकता है या ब्लू हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से हाइट, टॉलनेस या ड्वार्फनेस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एलिस जो होंगे किसी भी जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो जाएंगे जो कि क्रोमोसोम के सेम पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स को दो डिफरेंट फॉर्म में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब दो डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं उसके बारे में हम लोग जान लें कि जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जिनको हम लोग डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और क्लियर कॉन्सेप्ट बना लें। ठीक है, डोमिनेंट एलील, the form of gene which is superruling, that is most often found in individuals is called dominant allele। ठीक है, यानी जीन का ऐसा फॉर्म जो ज्यादातर इंडिविजुअल्स में पाया जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल हाइट ज्यादातर इंडिविजुअल्स में पाया जाता है, लेकिन ड्वार्फ तो बहुत कम लोग होते हैं, या बहुत ज्यादा हाइट वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग आइज का भी मैंने कहा कि ब्राउन आइज इज डोमिनेंट एलील बिकॉज इट इज मोस्ट ऑफन फाउंड इन इंडिविजुअल्स, बट ब्लू आइज इज रिसेसिव। ठीक है, एक और बात मैं यहां पर लिख दूं, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ जीन विच इज सुपररूलिंग, द फॉर्म ऑफ जीन विच इज सुपररूलिंग दैट इज मोस्ट ऑफ एक और चीज, इट कैन एक्सप्रेस itself even if a single copy
of gene is present, ठीक है, सिंगल कॉपी ऑफ जीन इज प्रेजेंट, मतलब ये तब भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है जबकि एक ही कॉपी इसका अवेलेबल हो। एक ही कॉपी करने का मतलब या सिंगल कहने का मतलब क्या है, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे हम लोग तो 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 पेयर्स। तो 23 पेयर्स कहने का मतलब हो गया कि हर क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर होता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम लोग इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई भी जीन को लिखने के लिए इंडिविजुअल में 2 जीन लिखना होगा। तो 2 जीन लिख रहे हैं, मान लीजिए कैपिटल ए लिखा, कैपिटल ए लिखा, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले ये जीन्स हमने दिखा दिए। अब ये दोनों डोमिनेंट दिखाए गए हैं, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल में ये कैरेक्टर दिखेगा, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए हमने लिखा तब भी ये दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक ही जीन भी प्रेजेंट है, अगर डोमिनेंट है वो, तो वो कैरेक्टर दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा ब्राउन आइज, ठीक है, तो ब्राउन आइज डोमिनेंट है तो उसका एक जीन भी अगर रहेगा इंडिविजुअल में तो वो दिखाई देगा, यानी फिजिकली वो दिखाई देगा, ठीक है। अभी और क्लियर करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अपर केस अल्फाबेट, ठीक है, अपर केस अल्फाबेट यानी कैपिटल लेटर का यूज करके इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टॉलनेस, तो टॉलनेस जो है कैपिटल टी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जो है इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है यानी रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील जान ले हम लोग। रिसेसिव एलील the form of gene which remains suppressed, ठीक है, the form of gene which remains suppressed, ठीक है, or which is less common in individuals is called recessive allele, ठीक है, जो लेस कॉमन हो, ठीक है। जैसे ब्लू आइज मैंने बताया तो इट इज वेरी लेस कॉमन कैरेक्टर, इट इज नॉट वाइडली फाउंड इन इंडिविजुअल्स, ठीक है। दूसरी बात, it can express itself only when 2 copies of genes are present together, यानी इंडिविजुअल में अगर 2 क्रोमोसोम, 2 होमोलोगस, जो होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का, यानी इंडिविजुअल में दोनों जो क्रोमोसोम हैं यानी होमोलोगस पेयर है उस पर सेम जीन अगर प्रेजेंट रहेगा तभी रिसेसिव एलील एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को, यानी फिजिकली वो कैरेक्टर हमको दिखाई देगा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय लोअर केस अल्फाबेट, ठीक है, यानी हम लोग स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हम लोग को लेटर यूज करना है वो डोमिनेंट एलील का ही लेटर होना चाहिए, ठीक है। द लेटर, द अल्फाबेट यूज्ड should be the same as used for dominant allele, ठीक है। जो डोमिनेंट एलील के लिए हम लोग यूज करेंगे वही लेटर यूज करना होगा, लेकिन लोअर केस में। जैसे हाइट के लिए एज फॉर एग्जांपल हाइट, ठीक है,
तो हाइट जानते हैं हम लोग, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, टॉल, रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, ड्वार्फ। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जीन्स के फॉर्म में। इसके लिए जो जीन होगा कैपिटल टी लिखेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग डी नहीं यूज करेंगे लेटर, यही टी लेटर यूज करना होगा लेकिन लोअर केस में, यानी इस तरह से, ठीक है ना, ध्यान देना है आपको। दूसरी कैरेक्टर में ले लूं, हाइट के बाद टंग रोलिंग, जो जीभ को अपने फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे बाहर निकाल करके फोल्ड कर सकते हैं। तो जो रोलिंग कैरेक्टर है इट इज डोमिनेंट एंड नॉन रोलिंग कैरेक्टर इज रिसेसिव। तो रोलिंग के लिए कैपिटल आर हम लोग इस जीभ को रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें स्मॉल आर यूज करेंगे, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम लोग को डोमिनेंट और रिसेसिव एलिल्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो डोमिनेंट एलिल के लिए अपर केस अल्फाबेट और रिसेसिव एलिल के लिए लोअर केस अल्फाबेट। जैसे पी प्लांट में जो सीड कलर है, सीड कलर, तो वहां दो कलर होते हैं, एक येलो जो डोमिनेंट है और ग्रीन क्या है, रिसेसिव है। तो देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये डोमिनेंट फॉर्म है तो कैपिटल वाई लिखेंगे और रिसेसिव के लिए जी नहीं लिखना है, इसी का लोअर केस लिखना है यानी स्मॉल वाई लिखेंगे। ये ध्यान देना है आपको। कभी भी किसी भी कैरेक्टर को जब हम लोग लिख रहे होंगे तो जो डोमिनेंट फॉर्म है उसी के फर्स्ट लेटर को हम लोग सिंबल के फॉर्म में यूज करेंगे। डोमिनेंट वाले के लिए अपर केस अल्फाबेट और रिसेसिव वाले के लिए लोअर केस अल्फाबेट, ठीक है। ये हमारा जेनेटिक्स में एलिल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव एलिल्स आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, एक डोमिनेंट एलील और दूसरे रिसेसिव एलील। डोमिनेंट कौन से होंगे, जो कि वाइडली पाए जाते हैं पॉपुलेशन में, ठीक है, नहीं जो कैरेक्टर ज्यादातर इंडिविजुअल्स में पाया जाएगा वो डोमिनेंट एलील्स हो जाएगा, और जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है उसको हम लोग कहेंगे रिसेसिव एलील, ठीक है। कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं आप जान ही गए कि अगर हमारा जीन फंक्शनल होगा तो कैरेक्टर्स कुछ और होंगे, अगर नॉन फंक्शनल है तो कुछ और हो जाएंगे, जिसकी वजह से दो कैरेक्टर बन जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स का कंपोजिशन यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होता है, यानी इंडिविजुअल्स के जेनेटिक्स में, या हम कह रहे हैं कि इंडिविजुअल के जीन मैप में, उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसमें जो जीन्स है उसमें एलील्स किस तरह से होते हैं और उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशंस। ठीक है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशंस। पहले हम लोग होमोजाइगस को डिफाइन करें। द कंडीशन in which both the chromosomes have similar genes is called homozygous। ठीक है, यानी इंडिविजुअल्स के क्रोमोसोम में, ठीक है, किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम बॉडीली कैरेक्टर्स की बात करेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हाइट, ठीक है। तो हाइट का जो जीन है वो पार्टिकुलर क्रोमोसोम पर होगा, उसकी एक पार्टिकुलर पोजीशन होगी, और हमारे में क्रोमोसोम पेयर्स में पाए जाते हैं। किसी भी इंडिविजुअल्स में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में होमोलोगस पेयरिंग होगी क्रोमोसोम की, ठीक है। तो जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उस पर अगर दोनों पर सेम जीन पाए जा रहे हैं तो होमोजाइगस केस होगा। अगर वो डिफरेंट पाए जा रहे हैं जीन्स तो उसको हम लोग कहेंगे हेटेरोजाइगस। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर एग्जांपल देते हैं, ठीक है। हेटेरोजाइगस का फिर डिफिनेशन देते हैं। द कंडीशन in which
both the chromosomes have different genes for a particular character, इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, for a particular character is called heterozygous. ठीक है, जहां डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होंगे दोनों क्रोमोसोम पर, वैसे केस को हम लोग कहेंगे हेट्रोजाइगस। जैसे देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, कैपिटल टी, तो दोनों ही जीन्स जो है क्या है, सेम है। ये आपका डोमिनेंट है, ये भी आपका क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, तो दोनों जो एलिल्स हैं वो सेम है, तो इसको हम लोग कहेंगे होमोजाइगस। इसी तरह से स्मॉल टी लिख दिया, ये आपका रिसेसिव है, ये भी क्या है, रिसेसिव है। तो दोनों जीन्स आपके सेम हैं, तो ये दोनों ही केस आपका किस केस में गया, होमोजाइगस। ठीक है, क्योंकि दोनों जीन्स सेम है। ठीक है, क्रोमोसोम का जो हमारे पास सेट है, हाफ सेट को हम लोग कहते हैं पैटर्नल और हाफ को कहते हैं मैटरनल। ठीक है, तो किसी भी कैरेक्टर का जीन जो होगा वो पेयर में होगा, इंडिविजुअल में। तो अगर दोनों पेयर सेम है तो अब होमोजाइगस केस हो गया, अगर दोनों डिफरेंट है तो वो हेट्रोजाइगस हो गया। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखिए ये है आपका डोमिनेंट एलील और ये आपका क्या है, रिसेसिव एलील। तो ये दोनों जीन्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, इसलिए ये इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस कंडीशन में कहा जाएगा। ठीक है, पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ये हेट्रोजाइगस है, यानी हाइट के लिए हेट्रोजाइगस है, जबकि ये दोनों इंडिविजुअल्स क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है, अच्छा एक जनरल टर्म भी है, इसको प्योर ब्रीड भी कहते हैं, प्योर ब्रीड, और इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड, क्योंकि एक जैसे दोनों जीन्स हैं तो प्योर फॉर्म हो गया वो, और इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। होमोजाइगस में दोनों जीन्स एक जैसे होंगे। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर के लिए जब हम लोग जीन्स रिप्रेजेंट करेंगे, किसी इंडिविजुअल के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो पेयर में हम लोग को जीन्स दिखाना होगा, क्योंकि इंडिविजुअल्स में हमेशा पेयर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो पेयर में जीन्स भी होंगे। कोई भी कैरेक्टर, अगर एक कैरेक्टर होगा तो 2 जीन दिखाने पड़ेंगे, 2 कैरेक्टर कंसीडर करेंगे तो 4 जीन दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं और हम लोग को बताना है कि कौन होमोजाइगस है, कौन हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो हम पी प्लांट का एग्जांपल ले रहे हैं, पी प्लांट, जिसमें मैं आपको जो इसके सिंबल्स है वो बता दे रहा हूं। सीड कलर येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, और सीड शेप राउंड के लिए जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। अब मैं कुछ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करूंगा, उसे हमें बताना है कि होमोजाइगस कंडीशन है कि हेट्रोजाइगस है। तो पहले मैं एक कैरेक्टर ले रहा हूं, 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर लेंगे तो इंडिविजुअल में कितने जीन्स होंगे, इसके 2 टाइम्स, यानी 2 जीन्स होंगे, क्योंकि मैं बताया आपको कि पेयर में क्रोमोसोम होंगे। तो एक कैरेक्टर मतलब 2 जीन्स। ठीक है, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो इंडिविजुअल्स में 2 जीन्स हम लोग को दिखाना होगा। तो चलिए मैं दिखा रहा हूं। देखिए हमें बताना है कौन होमोजाइगस में कौन हेट्रोजाइगस। तो देखिए ये दोनों जीन सेम है, ये हो गया होमोजाइगस। ठीक है, ये डिफरेंट है जीन्स, तो क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगस। ये दोनों सेम है तो क्या हो गया, होमोजाइगस। ठीक है, क्लियर होगा आपको। अब हम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं, 2 कैरेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर में टोटल जीन्स कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, 1 2 3, 3 एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए एक मैंने ये लिया है,
देखिए 3 केस लिया मैंने, 2 कैरेक्टर है इसलिए टोटल जीन्स कितने दिख रहे हैं 4, क्योंकि एक कैरेक्टर का 2 जीन, तो 2 कैरेक्टर का 4 जीन। ठीक है, अब देखिए ये जो है येलो कलर, ठीक है, यानी दोनों ही जीन्स आपके सेम है, तो ये होमोजाइगस हुआ, और ये वाले कैरेक्टर के लिए भी क्या हुआ होमोजाइगस हुआ, यानी दोनों कैरेक्टर यहाँ पे होमोजाइगस फॉर्म में है, यानी सीड का कलर और सीड का शेप दोनों ही होमोजाइगस केस में है। ये देखिए ये सीड का कलर येलो ग्रीन, दोनों जीन प्रेजेंट है, येलो के लिए भी और जीन के लिए भी, ग्रीन के लिए भी, और शेप में भी देख लीजिए राउंड वाले का भी जीन प्रेजेंट है और रिंकल वाले का भी, तो दोनों कैरेक्टर के लिए क्या है हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस फॉर सीड कलर एंड हेट्रोजाइगस फॉर सीड शेप, दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है। इसमें देखिए सीड कलर के लिए दोनों जीन सेम है, तो ये होमोजाइगस केस में है और ये वाला कैरेक्टर हेट्रोजाइगस केस में, यानी एक ही कैरेक्टर अगर है तब तो आप सिंपली लिखते हैं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, लेकिन एक से ज्यादा कैरेक्टर होगा तो दोनों कैरेक्टर को देखना होगा, ये नहीं कि एक को देख लिए बस बता दिए, ऐसा नहीं है। हमने सीड कलर के लिए देखा दोनों जीन सेम है, तो होमोजाइगस फॉर सीड कलर एंड होमोजाइगस फॉर सीड शेप, वैसे ही यहां पर देखा गया तो दोनों के लिए हेट्रोजाइगस है, दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है, और थर्ड वाले केस में सीड कलर के लिए तो होमोजाइगस है लेकिन सीड शेप के लिए हेट्रोजाइगस है। ठीक है, ये क्लियर हमको होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम लोग मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे तो जब आप होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे लॉ को, फिर आप क्या करेंगे मेमोराइज करेंगे लॉ को। ठीक है, तो इसलिए समझना जरूरी है टर्म्स को और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को विथ एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया है यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज और समझ लेते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, पहले डिफाइन कर देते हैं। फिनोटाइप इज द physical expression of genetic characters, यानी जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो फिजिकली किस तरह से दिखाई दे रहे हैं इंडिविजुअल में। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंपली बाई ऑब्जर्विंग। ठीक है, ये किसी भी इंडिविजुअल को देख करके बताया जा सकता है कि उसका फिनोटाइप क्या है, उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन of an organism. It can be defined after experiment. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बिना जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट किए बगैर हम लोग नहीं बता सकते कि किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या है। ठीक है, लेकिन फिनोटाइप केवल देख करके हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब इसलिए बता सकते हैं कि देखिए मैंने बताया कि जीन्स के 2 फॉर्म होते हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म और एक रिसेसिव फॉर्म। तो डोमिनेंट वाला अकेला भी रहेगा तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, लेकिन रिसेसिव वाला तभी एक्सप्रेस होगा जबकि दोनों जीन्स रिसेसिव हो। ठीक है, तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप को हम लोग किस तरह से पता करते हैं और कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, चलिए हाइट को लेकर के मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं। मान लीजिए 3 इंडिविजुअल्स हैं, ए, बी और सी, 3 इंडिविजुअल्स हैं। एक जो है कैपिटल टी के फॉर्म में है, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी और तीसरा स्मॉल टी। तो पहले मैं इसका फिनोटाइप लिखूंगा, फिर मैं जीनोटाइप लिखूंगा। कैसे लिखना है हम लोग को? फिनोटाइप और नीचे मैं लिख रहा हूं जीनोटाइप। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फिनोटाइप मतलब फिजिकली कैसा दिखाई देगा।
तो मैंने अभी कहा था कि डोमिनेंट एलील जो होते हैं वो अगर एक कॉपी है, इंडिविजुअल में उसका एक कॉपी भी है, तो वो अपने आप को फिजिकली एक्सप्रेस करता है। जबकि रिसेसिव वाला तभी एक्सप्रेस कर सकता है जबकि दोनों कॉपी उसी जीन के हो, यानी रिसेसिव हो। ठीक है, तो हाइट के लिए टॉलनेस क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और ड्वार्फनेस जो होता है रिसेसिव कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर दो जीन हैं जो दिखाया गया है फिगर में। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा कि ये क्या दिख रहा है। तो ये कैपिटल टी दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों जीन आपके कैपिटल टी है, तो ये टॉल होगा। ये क्या है, ये भी टॉल होगा। क्यों? क्योंकि एक डोमिनेंट फॉर्म है, एक रिसेसिव। तो डोमिनेंट वाला एक कॉपी है इसलिए ये एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके एक्सप्रेशन के लिए दो कॉपी चाहिए, दोनों स्मॉल टी होते तभी एक्सप्रेस कर पाता। ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, ये फिनोटाइप मैंने लिखा, टॉल टॉल ड्वार्फ। जीनोटाइप लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग कहेंगे होमोजाइगस टॉल। ठीक है, और इसको, ये भी टॉल है लेकिन कैसा टॉल है, ये हेट्रोजाइगस, तो इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजाइगस टॉल। और ये फिर क्या है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, या एक चीज और मैंने आपको बताया था कि होमोजाइगस आता है तो उसको प्योर कहते हैं, तो आप इसको प्योर लिख सकते हैं, प्योर टॉल, और इसको लिख सकते हैं प्योर ड्वार्फ, और इस वाले को हाइब्रिड लिख देंगे, हाइब्रिड टॉल। ये अभी मैंने होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में आपको बताया। पहली बात जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपसे फिनोटाइप पूछा जाएगा तो सीधे कैरेक्टर लिखा जाता है, यानी टॉल है कि ड्वार्फ है। लेकिन जीनोटाइप पूछा जाएगा तो साथ में ये भी लिखना होगा कि टॉल है तो कैसा टॉल है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। ठीक है, या प्योर है कि हाइब्रिड है। ड्वार्फ है तो कैसा ड्वार्फ है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस ड्वार्फ तो होगा ही। ठीक है, अब देखिए कोई इंडिविजुअल, जैसे मेरा हाइट है तो ये देख करके आप बता सकते हैं कि मैं टॉल हूं कि ड्वार्फ हूं, है ना। कोई भी आदमी आपके सामने खड़ा है तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि वो टॉल है कि ड्वार्फ है, तो यही उसकी फिनोटाइप हो गई। लेकिन पूछा जाए कि वो टॉल है तो क्या दोनों जीन उसमें कैपिटल टी है कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो आप नहीं बता पाएंगे। इसके लिए जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। वही चीज यहां मैंने लिखा है, इट कैन बी डिफाइंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसके लिए क्या लिखा है, इट कैन बी एक्सप्रेस सिंपली बाय ऑब्जर्विंग। ठीक है, यानी कोई भी कैरेक्टर जो कि हम देख करके सीधे बता देते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप, जबकि हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उस कैरेक्टर को अगर डिफाइन करने के लिए, तो उसको हम लोग कहेंगे जीनोटाइप। यानी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, जैसे मैंने अभी कहा टंग रोलिंग नॉन रोलिंग एक कैरेक्टर है, तो अगर कोई इंडिविजुअल अपना टंग रोल कर ले रहा है यानी मोड़ ले रहा है, जीभ को बाहर निकाल करके उसको मोड़ ले रहा है, ठीक है, टंग रोलिंग की एबिलिटी है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें दोनों डोमिनेंट जीन हो सकता है एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो सकता है कि वो कैपिटल आर के फॉर्म में हो या फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर के फॉर्म में हो। तो हम कैसे बता पाएंगे बिना एक्सपेरिमेंट किए कि वो प्योर टंग रोलिंग है कि हाइब्रिड टंग रोलिंग है, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह से जो कैरेक्टर्स फिजिकली एक्सप्रेस होते हैं उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं, और जिसके लिए जेनेटिक स्टडी करनी पड़ेगी यानी जेनेटिक कंपोजिशन को जो डिफाइन करता है उसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, बेसिकली देखिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं जीनोटाइप लिख देंगे टॉल, तो पूरी तरह गलत हो गया। क्यों, जीनोटाइप जब भी लिखा जाएगा तो उसके साथ होमोजाइगस हेट्रोजाइगस लिखना जरूरी है, या प्योर या हाइब्रिड लिखना जरूरी है। जबकि फिनोटाइप जब आप लिखेंगे तो सिंपली टॉल या ड्वार्फ या फिर कलर बता रहे हैं तो येलो या ग्रीन, ठीक है। जबकि जीनोटाइप लिखना होगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि होमोजाइगस येलो है कि हेट्रोजाइगस येलो है कि होमोजाइगस ग्रीन है, ठीक है। डोमिनेंट वाला एक जीन भी अगर है तो वो कैरेक्टर डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होगा। देखिए जैसे यहाँ दोनों डोमिनेंट जीन है तो ये टॉल इंडिविजुअल का फिजिकली टॉल दिखाई देगा इंडिविजुअल। यहाँ एक डोमिनेंट एलील है एक रिसेसिव,
तब भी ये टॉल दिखाई देगा, क्योंकि डोमिनेंट एलील में एक चीज मैंने बताया था, इट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन व्हेन ए सिंगल कॉपी इज प्रेजेंट, कि अगर उसका एक कॉपी भी प्रेजेंट होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। जबकि रिसेसिव के लिए मैंने क्या लिखा था, इट कैन एक्सप्रेस ओनली इफ 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन इज प्रेजेंट। जब 2 कॉपी रहेगा तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे यहाँ 1 कॉपी है तो जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो दिखाई नहीं देगा, फिजिकली वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ दिखाई देगा, ये इंडिविजुअल जो होगा ड्वार्फ होगा, फिजिकली दिखेगा कि उसका हाइट कम है। क्यों? क्योंकि दोनों जीन्स रिसेसिव है, ठीक है। तो आज का क्लास जो था वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास था, इसलिए क्योंकि आगे जो भी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं बार बार ये टर्म्स आएंगे, फिनोटाइप, जीनोटाइप, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, जीन्स, एलील्स, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आज की क्लास में आपको जीन्स का डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए। इट इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स ए पार्टिकुलर प्रोटीन, ये डिफिनीशन है। एक और डिफिनीशन क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकुलर हेरिडिटी कैरेक्टर। एक चीज ही हो गया। दूसरा डिफिनीशन आपको याद रखना है, व्हाट आर एलील्स। Alleles are alternative forms of genes present on the same location on chromosome but expresses the character in 2 different forms, ठीक है ना, या कह सकते हैं but affecting the character in 2 different forms, ठीक है। उसके बाद डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील्स क्या है, तो डोमिनेंट एलील द एलील या फॉर्म्स ऑफ जीन विच आर मोस्ट ऑफन फाउंड इन इंडिविजुअल, और सुपर रूलिंग फॉर्म्स जो कि ज्यादातर इंडिविजुअल्स में पाया जाता है, इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील, ठीक है। रिसेसिव क्या है, द फॉर्म ऑफ जीन विच इज सप्रेस्ड और विच इज लेस कॉमन इज कॉल्ड रिसेसिव एलील, ठीक है। फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या है, द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप कैन ओनली बी नोन आफ्टर एक्सपेरिमेंट। जीनोटाइप अगर बताना है किसी इंडिविजुअल का या किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर का, बिना एक्सपेरिमेंट किए हम लोग जीनोटाइप नहीं बता सकते, क्योंकि उसके लिए जानना पड़ेगा कि अगर उस इंडिविजुअल में पार्टिकुलर कैरेक्टर है तो उसके लिए क्या दोनों डोमिनेंट जीन है, कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, या फिर दोनों रिसेसिव है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स जो है एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे डिफिनेशंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आगे के जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट, उन सब कॉन्सेप्ट को समझने में ये सारे टर्म्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए इन टर्म्स को आप अच्छे से पढ़िएगा और इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।